कर्ण एक वो योद्धा रहा है जिसके लिए सभी के मन में कहीं ना कहीं कुछ सद्भावना है कि मतलब वो जितना पराक्रमी था, घड़ी के कांटों सा मैं चलता रहा, वाह। जवानी सा घमंड मेरा ढलता रहा। ऊंट का चाहिए, भैंसिया का चाहिए, बकरी का चाहिए। बोला आपके पास कौन सा है? फिर उसके बाद कॉल आया, मुझे गरियाया है वो कायदे से कि यार अब वही है कि कहानी के सारे किरदार सयाने हो गए। कल के लौंडे बताने वाले हमें। और एक रोज पूछा बेरोजगारी ने किस्मत का पता, मेहनत बोली लगे रहो एक दिन जरूर मुलाकात हो। विराट भाई, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आप इतना कीमती वक्त लेके आए हमारे लिए। तो विराट भाई, आप कानपुर से हैं, राइट? और आपने अपने चैनल का नाम कानपुर वायरल बाज रखा हुआ है, राइट ना? तो कानपुर तो समझ में आता है कि आप कानपुर से हैं। वायरल बाज नाम रखने का कहाँ से आपको वो हिट हुआ कि वायरल बाज नाम रखा आपने? सबसे पहले बहुत बहुत आभार आपका, आपने ये मंच प्रदान किया। पहली चीज़ ये कि आपकी इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी सी सही करना चाहूँगा। वो नाम है कनपुरिया वायरल अल्फाज। अच्छा, कनपुरिया वायरल अल्फाज। अरे सॉरी। कनपुरिया इज़ जो कि जन्म स्थान है, और वायरल अल्फाज कि वो आप जो बोलते हो, आपको ये लगता है कि आप कानपुर के विषय में बोल रहे हो, किसी भी विषय में बोल रहे हो, उस कारणवश। विराट भाई, आप जैसे पोएट्री लिखते हैं और इनफैक्ट जॉब भी कर रहे होंगे शायद, तो पोएट्री लिखने का शौक़ आपको कहाँ से चढ़ा? इससे पहले फैमिली में कोई है जो पोएट्री करता है कि सिर्फ आप पहले हैं? यार हम लोगों के विद्यालय के दिनों से ना ये सारी प्रतियोगिताएं बहुत होती थी कि वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, सुलेख प्रतियोगिता हो गई, चित्रकला प्रतियोगिता हो गई। तो हर एक प्रतियोगिताओं में आप भाग लेते हो। हफ्ते में एक बार आपको वंदना कराने का, मतलब असेंबली कराने का मौका दिया जाता था हर एक क्लास को। तो उसमें आप मंच के ऊपर जाते हो। तो ये रिश्ता वहाँ से शुरू हुआ मंच के साथ कि आपको मंच पे जाने की एक आदत है, या अपनी चीज़ों को वाद विवाद प्रतियोगिता में अगेंस्ट में, फॉर में, पक्ष में, विपक्ष में बोलने का। तो पोइट्री यही कह लीजिए कि विद्यालय की देन है। उसके बाद घर में माताजी का थोड़ा सा पोइट्री में रुझान था, जिस कारणवश वो चीज़ हमारे में भी रही। और शुरुआती दौर में ऐसा कुछ नहीं था कि जो लिखा जाता था वो सुनाया जाता था, सिर्फ लिखा जाता था कि यार आप लिख लेते हो कोई चीज़ों को। और उसमें भी ये नहीं था कि आपको तुकबंदी आती है, तुकबंदी आप कर रहे हो। कभी कभी वो गद्य के रूप में भी लिखी जा रही हैं। नहीं, वही है ना कि जैसे आजकल तुकबंदी ही लोग शायरी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रकार हैं। और आजकल क्या है, कर्णप्रिय होना चाहिए। कर्णप्रिय क्या है, तुकबंदी में अच्छा लगता है। अब रैप कह सकते हो आप, रैप मॉडर्न फॉर्म है पोइट्री का, कि आप उसमें भी तुकबंदी कर रहे हो, पोइट्री में भी आप कह रहे हो मुक्तक छंद, या आप शायरी में जाना चाह रहे हो तो एक मतला एक शेर। तो इस तरीके से आप उसे टेक्निकल वे में थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हो ताकि सुनने में और अच्छी लगे और उसके भाव और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। जैसा कि आपने बताया कि कॉलेज से ही आपने मंच वगैरह स्टार्ट कर दिया था, तो कौन सी सरस्वती करके कॉलेज एक होता है, विद्या सरस्वती मंदिर था, विद्या मंदिर विद्या ना, मंदिर था। उसी में शायद आप हाँ पढ़े हुए हैं। हाँ। और जैसे आपने कहा कि पहले पोएट्री लिखी जाती थी, सिर्फ जो है पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, तो शायद मंच का भी अभाव था कि जो है लोगों को अच्छा मंच नहीं मिल पाया कि वो अपनी जो है प्रतिभा दिखा सकें, अपना हुनर वहाँ दिखा सकें। तो ऐसा कुछ आपके साथ तो नहीं रहा? यार देखो, अभी आज के दौर में तो ये चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, फेसबुक तो पहले भी था। लेकिन लोग इतना ज़्यादा जागरूक नहीं थे कि इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। और हम लोग जिस जगह से आते हैं वहाँ पे इस तरीके का नहीं माहौल था कि आप पोइट्री को एक जगह मिल रही हो स्पेशल। अभी तो क्या ओपन माइक जैसी चीज़ें होने लगी हैं कि यार प्रॉपर एक माइक होता है जहाँ पे लोग जाते हैं, रिकॉर्ड होता है, आप पोइट्री रिसाइट करते हो। अच्छे माइक्स में आपको फीडबैक भी कुछ अच्छे लोग देते हैं, आप उन चीज़ों को अगली बार कोशिश करते हो कि इन चीज़ों को हटाएं और अच्छा करें। आप स्टेज अपीयरेंस सीखते हो, वॉइस मॉड्यूलेशन सीखते हो, आई कांटेक्ट सीखते हो। आप एक अच्छा, मतलब एक आर्टिस्ट फॉर्म में आप जितना अपने आप को अच्छा कर सकते हो उतना कोशिश करते हो माइक के थ्रू। अभी पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था, आप लिख लेते थे। हाँ, कभी आपको विद्यालय में मंच मिला या कभी फेस्ट होते थे कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको मौका मिला तो वहाँ पे आपने सुना लिया। लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप इसको एक रेगुलर वे में कर रहे हो प्रतिदिन के हिसाब से कि हाँ यार हमें इस सैटरडे संडे में एक माइक मिलेगा और हम यहाँ पे अपना कंटेंट ट्राई करके आएंगे। ऐसा तो नहीं था पहले के टाइम। कॉन्टीन्यूसली नहीं था, कभी कभार मिल गया तो मिल गया। जैसे कि आपने अभी बताया कि मंच भी अभी ओपन हो गया, तो आपने कोई शेयर किया मंच?
जैसे यूट्यूब पे तो बहुत वायरल हैं जो ओपन माइक करके आते हैं। तो आपने कभी गए आप उस पर परफॉर्म किया? दिल्ली में बहुत से माइक्स हैं, उसमें परफॉर्म किया। इसके बाद कोविड आया। कोविड में हम लोग सभी लोग अपने अपने गृह निवास स्थान पे वापस आ गए। फिर कानपुर में बहुत तेज़ी से कल्चर बढ़ा। कानपुर में बहुत सारे मंच आए, उस पर परफॉर्म किया। कानपुर में भी आ गए हैं? हाँ, कानपुर में भी हैं बहुत सारे मंच। और अभी क्या है, अभी मंच क्या हो गए कि बाहर जो लोग हैं वो कानपुर भी आते हैं फॉर अ स्पेसिफिक डे, कि आएंगे, आपको मंच देंगे, परफॉर्म कराएंगे। तो क्या है कि रीच बढ़ गई है। अभी क्या ग्लोबल हो गई हैं चीज़ें थोड़ी सी। जो मंच दिल्ली में चल रहा है वही मंच कानपुर में भी चल रहा है। 22 तारीख को अगर कोई वहाँ पड़ा हुआ है तो अगली 22 को यहाँ पे पड़ा हुआ है उसका। अच्छा, उसकी ब्रांचेस लेके वो ओपन कर रहे हैं हर जगह। हाँ, तो ये चीज़ें हुई। फिर क्या होता है कि सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। कोविड में बहुत सारी चीज़ें पुश भी हुई आर्टिस्टिक फॉर्म में, क्योंकि समय भी ज़्यादा था थोड़ा सा लोगों के पास, और सोशल मीडिया का उसमें बूम भी हुआ। तो कोविड में ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बूम हो गई ये। अच्छा, तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि ओपन माइक में भी परफॉर्म किया आपने। क्या नाम बताया था? जैसे कोई नाम अगर बताएं ओपन माइक शो का। ओपन माइक में आप टीआरडी से लेके सोशल हाउस तक ले लो, मतलब अच्छा, टीआरडी में किया है आपने? तो टीआरडी में एक वो मेरे फेवरेट हैं, मैं सुनता हूँ टीआरडी के चैनल पे वीडियोस अगर देखता हूँ उनका। तो कान्हा कंबोज एक हैं, जी जी जी। तो उनको जानते हैं आप? हाँ, उनको मैंने सुना हुआ है। अच्छा, बहुत सुना हुआ है। हाँ, बहुत प्यारा। इससे पहले आप बता रहे थे उनके साथ शायद मीटिंग भी हुई है आपकी, पहला मंच आपने साथ ही में शेयर किया था शायद। जनरली क्या है, स्टार्टिंग फेज में तो सभी मतलब एक सर्किट ही था, तो उसी में ही सबका उठना इनफैक्ट ये भी जो है क्या नाम, कोविड टाइम से ही आए हैं ट्रेंड में टीआरडी वगैरह, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। अब इसका तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप इंटरनल नहीं जुड़े होते हो। आर्टिस्ट क्या होता है, आर्टिस्ट तो मंच है, वहाँ जब परफॉर्म करने जा रहा है और उसको मंच चाहिए, जहाँ मिलेगा वो अपनी जहाँ आर्ट से वो जाएगा। मतलब रखता है। बाकी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इससे उसका थोड़ा सा कम रहता है। हाँ, गाना कंपोज भी थे हम। हाँ, तो मतलब नहीं, मैं एज अ मतलब आर्टिस्ट ही कह सकते हो। मैंने सुना है उनको, अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई मतलब जैसे ऐसा कभी? कुछ वन ऑन वन नहीं, मतलब हाँ। अच्छा, तो विराट भाई आपसे एक मतलब मैं ये क्वेश्चन है मेरा कि जैसे मैंने बहुत से पॉडकास्ट किए लोगों के साथ, आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण लोगों के साथ भी किए, तो उनका एक पीओवी मुझे समझ में आता है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, रेफरेंस आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपका प्रोफाइल जब चेक किया तो आपकी एक रील मैंने देखी, शायद आप उसमें जो है कर्ण के बारे में पोएट्री कर रहे हैं। तो ब्राह्मण इंसान को क्या रहता है ना कि जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि वो कर्ण को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और आप भी ब्राह्मण हैं, तो ऐसा कुछ है क्या कि केवल मेरी ही समझ में ऐसा कुछ चल रहा है? ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से। ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्ण एक वो योद्धा रहा है जिसके लिए सभी के मन में कहीं ना कहीं कुछ सद्भावना है, कि मतलब वो जितना पराक्रमी था, जितना उसके अंदर सामर्थ्य था, जितना उसने धनुर्विद्या में अर्जुन के बाद आप उसे कहते हो, कुछ लोग अर्जुन से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भगवान परशुराम के 3 शिष्यों में वो एक था, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और तीसरे कर्ण, जिनकी वजह से पूरी महाभारत हुई। तो इतना सामर्थ्यवान होने के बाद आखिरी में एक झूठ बोला, जिससे भगवान परशुराम का उन्हें श्राप लगा कि आपको जिस समय पे आपकी विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, आप उस समय वो विद्या भूल जाएंगे। वो विद्या उस समय पे ब्रह्मास्त्र की विद्या भूल गए। इसके बाद आखिरी में निशस्त्र के ऊपर वार किया गया, जब पहिया जो था वो दलदल में फंसा हुआ था। तो आप इस पूरी घटना से, शुरुआत में कुंती के द्वारा अवहेलना सूत पुत्र कह के, आखिरी में जाके अपनी कला का सही रूप से या अपने सामर्थ्य का सही रूप से वो ना करना। दुर्योधन ने मित्रता करके, अगेन आप उसको बैकफुट पे कह सकते हो कि दुर्योधन ने उसे अंग प्रदेश का राजकुमार घोषित किया। इसके बाद द्रौपदी के स्वयंवर में कि जिस प्रकार से बोला गया कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती हूँ। तो इन सारी चीज़ों से आपको कर्ण के लिए एक ये चीज़ मिलेगी कि कर्ण के साथ कभी भी जस्टिस नहीं हुआ। जस्टिस नहीं हुआ और हमेशा छल का पात्र बना रहा वो। तो लेकिन आखिरी में वो अपने सामर्थ्य से अंत तक पहुंचा और सभी के सम्मान का पात्र दानवीर कर्ण अंतिम समय में कवच कुंडल दान में देने के बाद, आखिरी में वो जो सोने के दांत थे, वो जब वो रणभूमि में था तो उससे वो दांत भी मांगने आया तो उसने दिए। तो दानवीर कर्ण कहा जाता है। योद्धा में, धनुर्धर में बहुत ही मतलब अच्छा था। तो जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग मानते हैं कर्ण को अर्जुन से पहले, आपसे पूछूं तो आप कर्ण को अर्जुन से पहले रखते हैं कि अर्जुन के बाद में? देखो, कर्ण का अपनी जगह पे और अर्जुन का अपनी जगह पे, दोनों के अलग अलग वो थे। मतलब जो सीखने की द्रोणाचार्य शिष्य थे
वो भगवान परशुराम से स्थित है। आखिरी में जाके युद्ध भी एक उस तरीके से नहीं हुआ कि आप ये कह सको कि हाँ कर्ण श्रेष्ठ था या अर्जुन श्रेष्ठ था। आखिरी में जाके जब उसकी मृत्यु भी हुई तो उसके हाथ में शस्त्र नहीं थे, क्योंकि वो धनुष ही नहीं उठाया गया वहाँ से जो उनके सारथी थे। तो हाँ, ये वाली बात है कि आप कहना चाहो तो कि हे सूत पुत्र तुम हार गए, पर ये तुम्हारी हार नहीं, हारे हो तुम नियति से जिसका कोई आधार नहीं। ना छीर मिला तुमको जन्नी का, सबने तुम्हारा तिरस्कार किया, वर्ण प्रथा से लड़कर तुमने अर्जुन पर प्रहार किया। स्तब्ध वहां सब हैरान थे, कौशल भूमि में पांडव परेशान थे, देख सूत पुत्र के कौशल को द्रोणाचार्य भीष्म के समक्ष गुरु परशुराम थे। तो कर्ण का तो नहीं, वो सही बात है। जैसे मुझे भी लगता है, मैं अपना पीओवी बताता हूँ कि जब वो कर्ण बाण चढ़ाता था तो जो है शायद अर्जुन का रथ कुछ अंगुल पीछे हटता था, और जब अर्जुन बाण चलाते तो कोसों दूर पीछे हट जाता था कर्ण का रथ। उसके बाद भी श्री कृष्ण जी जो हैं कर्ण की प्रशंसा करते थे कि वाह कर्ण वाह। तो ये दर्शाता है कि जिनके रथ पे श्री कृष्ण भगवान ने खुद समझाया अर्जुन को, जब अर्जुन ने पूछा कि आप उनकी वाह वाह क्यों कर रहे हैं जबकि मैं उनका रथ ज़्यादा पीछे धकेल ले रहा हूँ, उन्होंने समझाया कि देखो महादेव ऊपर बैठे हैं, बजरंग बली जी जो है पूरा भार लिए बैठे हैं, उसके बाद भी कर्ण अगर आपका रथ हला दे रहा है, पीछे धकेल दे रहा है 4 अंगुल भी, तो वो वास्तव में पराक्रमी है। तो मेरा तो यही मानना है कि कर्ण जो है बेस्ट था अर्जुन से, और ये हर कोई मानता है। क्योंकि द्रोणाचार्य क्या था ना कि उन्होंने एक तरीके से कसम ही खा ली थी कि उनको अर्जुन को जो है नंबर 1 का मतलब विश्व का अव्वल दर्जे का धनुर्धर बनाना है। इसी वजह से उन्होंने एकलव्य के साथ गलत किया, उसका अंगूठा ले लिया। तो वही चीज़ें जो है कर्ण के साथ भी हुई, छल किया गया। तो कह सकते हैं आप कि अर्जुन बेस्ट है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरी नज़रों में तो कर्ण ही बेस्ट है। देखिए, अब इसमें क्या है, बहुत सारे पक्ष विपक्ष हो सकते हैं कि एकलव्य का अंगूठा लिया लेकिन उसके बाद उनको बाण संधान करना तर्जनी से सिखाया गया, जो कि आज भी तर्जनी इसी को बोलते हैं ना। मतलब ये तो अंगूठा है कि विदाउट अंगूठा आप बाण संधान कैसे कर सकते हो, अभी भी उस विधा को उपयोग किया जाता है। अब द्रोणाचार्य का अर्जुन के समक्ष प्रेम जो था वो था, उसके लिए सिखाया। लेकिन इसमें ये चीज़ का कहीं पे भी आपको वो नहीं मिलेगा कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था या कर्ण सर्वश्रेष्ठ था। हाँ, बहुत सारे मत आपको मिलेंगे, बहुत सारे इंसिडेंट आपको मिलेंगे जहाँ पे कर्ण ने भी अपने सामर्थ्य का परिचय दिया, अर्जुन ने भी अपने सामर्थ्य का परिचय दिया, लेकिन कोई भी युद्ध अंतिम तक पहुँच ही नहीं पाया जहाँ पे ये सिद्ध हो पाए कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ था या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ था। नहीं, मैं अपना सिर्फ पीओवी दे रहा था आपको। आपको बताऊं, जो महाभारत है, महाभारत एक ऐसा पूरा का पूरा उसके चरित्र कह लो या उसकी घटनाएं कह लो, आज के दौर में वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाती हैं। रिश्तों का, मित्रता का, छल कपट, एक अवसरवादिता, एक आशावादिता, आपको हर एक चीज़ ये महाभारत सिखाती है। महाभारत में आपको हर एक कैरेक्टर, आपको ग्रे शेड का कैरेक्टर मिलेगा कि कभी आपको लगेगा कि कर्ण सही था, कभी आपको लगेगा अर्जुन सही था, कभी आपको युधिष्ठिर भी गलत दिखेंगे कि यार जुए में जाना ही नहीं चाहिए था, द्रौपदी को दांव पे लगाना ही नहीं चाहिए था। कभी आपको भीष्म पितामह और कर्ण भी गलत दिखेंगे कि यार जब कुलवधू के साड़ी खींची जा रही थी तो वहाँ पे उन्होंने क्यों नहीं रोका। कभी आपको अभिमन्यु का कैरेक्टर भी ये दिखेगा कि वो अंदर तक गया तो उसको छल से मारा गया। आखिरी में आपको ये दिखेगा कि जंगा के नीचे वार हुआ तो दुर्योधन भी मारा गया। कर्ण के ऊपर जब वो उसके पास शस्त्र नहीं थे तब उसका वध किया गया। द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मरा या पुत्र। तो आपको वो पूरा का पूरा महाभारत में आपको एक ग्रे शेड महाभारत दिखेगा। आप कर्ण को देखोगे, आप दुर्योधन को देखोगे, आप शकुनी को देखोगे, आप भीम को देखोगे, आपको हर एक कैरेक्टर में कहीं ना कहीं आपको दोनों साइड्स दिखेंगे। हाँ, ये तो है। मतलब मुझे भी जैसा आप कन्विंस कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ा, जैसे मेरे बाबा जी हैं तो बताते रहते हैं मुझे ये, तो लगता तो है। अच्छा, अगर इसमें महाभारत में देखें तो सबसे बड़ा छलिया कौन था, इस पे भी सवाल है। देखिए, सब भगवान की लीला थी। भगवान को सब कुछ पता था, पहले से पता था क्या होना है क्या नहीं। सृष्टि जब उन्होंने ही बनाई तो उनको सब कुछ पता था। उन्होंने तो जब शांति संदेश भी भेजा था कि इसे 5 ग्राम दे दो, खत्म करते हैं सब उस कुछ। पे दिनकर साहब की जो है वो एक 4 लाइनें रश्मि दी हैं। रति की, हाँ, रश्मि रति की। वो जब उन्हें 5 ग्राम के लिए उन्होंने संदेश भेजा गया, जब वो शांति दूत बन के आए, तो दुर्योधन का उसमें क्या था कि
5 ग्राम कैसे देते हैं? ये तो एक पग में धरती नाप देते हैं। भगवान कृष्ण का एक अवतार था ना, जिसमें एक पग में धरती, तो उन्होंने कहा ये 5 ग्राम के लिए क्या, 5 ग्राम में कहो ये पूरा का पूरा वही। तो वही बता रहे कि मतलब आखिरी में सब भगवान को पता था क्या होने वाला है क्या नहीं। जिस जंजीर से बांधने का प्रयत्न हुआ उसके बाद कि ये सबसे अच्छी जंजीर है, इससे बांधा हाँ जाएगा। दुर्योधन बांध हाँ, मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। नहीं वो मैं लाइन सुना रहा था, जैसे कि वो 4 लाइनें क्या थी कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि तुमको बाधा हो, दे दो बस हमको 4 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम मिल बांट वहीं पर खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे, पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष कृपा निधान की ले न सका। ऐसे कुछ लाइनें थी। आपने भी लिखा है कुछ? चलिए मैं आपको दुर्योधन पे कुछ सुनाता हूँ कि एक पुत्र की विशेषता की कहानी सुनो, एक कुशल योद्धा की कहानी सुनो, सर्वश्रेष्ठ के बाद भी वो श्रेष्ठ ना बना, ऐसे गदाधर दुर्योधन की कहानी सुनो। कौरवों का वो ज्येष्ठ भ्राता था, बलराम शिष्य को पांडवों में कोई ना भाता था। अंधे का पुत्र अंधा होता है, इस वाक्य के प्रतिशोध में पूरा लाक्षागृह भस्म हो जाता था। कर्ण की वीरता उसकी मित्रता का प्रमाण थी। कुंती पुत्र की प्रतीक्षा सिर्फ अर्जुन का काल थी। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, इस पे कई मत मिल जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ गदाधर कौन है, इस पर कभी बात नहीं कर पाते हैं। महाभारत का आखिरी युद्ध कोई कैसे भूल सकता है। सही गलत का अनुमान लगाना फिजूल सा लगता है। माँ का वरदान था या बलराम शिष्य का प्रताप था, भीम के समक्ष हर वार का जवाब था। गुरु के सामने आते ही वो एक न मानने वाला था। बलराम के समक्ष कोई छल न होने वाला था। अभिमन्यु की मृत्युशैया पर दोनों में से कोई अभिमान की मृत्युशैया पर दोनों में से कोई एक लेटने वाला था। द्रोण पितामह से लेकर कर्ण तक सभी कुशल योद्धा हारे थे। भगवान की पीड़ा थी क्योंकि सारे उनके प्यारे थे। विदुर की कहानी में हर रोज सूर्य अस्त होता था। दुर्योधन के मन में कितना कुछ चलता था। आंखों ही आंखों में भगवान का इशारा हुआ, गदा का कोड़ कबर के नीचे घुमाया गया। दाऊ के इशारे पर युद्ध में व्यवधान हुआ। भगवान के द्वारा द्रौपदी के अपमान का संवाद हुआ। अभिमन्यु की हत्या पर भी वार्तालाप हुई। दुर्योधन के सामने फिर से उसको सारी बातें ज्ञात हुई। मन ही मन ये सोच रहा था, क्या सब कुछ इतना आसान था? इस प्रकार की मृत्यु हुई, क्या मेरा सम्मान था? वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो अच्छा, महाभारत की बातें थोड़ा हटाते हैं भाई। कानपुर से आते हैं, कानपुर से आते हैं आप। कानपुर की बातों पे हम थोड़ा आते हैं। कानपुर के क्या है ना कि किस्से बड़े अतरंगी होते हैं। मैंने ये सुना है, मैं भी कानपुर में 2 साल रहा हूँ। तो कानपुर के क्या है ना, किस्से बड़े अतरंगी होते हैं। तो अगर कुछ 2-4 किस्से हमको सुना दे कानपुर के, जो हमारी यादें ताज़ा हो जाएं। यार बातचीत करने का एक अलग तरीका होता है कानपुर में। मतलब आप वहाँ पे ना लतीफ़ेबाजी बहुत आसानी से मिल सकते हो। एक सरकास्टिकपन जो नहीं होता है, सरकाज़म के साथ बात करना। वही कहते हैं ना कि हर्ष गुजराल बनने के लिए कानपुर चाहिए। देखो, कुछ बनने के लिए कानपुर नहीं चाहिए। कानपुर अपने में संपूर्ण है। वहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने आप में कलाकार है। आप वहाँ पे जाके देखोगे ना, आप बातें करने की बात करते हो कानपुर में, आप किसी भी सामान्य बच्चे से बात करो या बुजुर्ग से बात करो, वो अपना एक लहजा होगा, अपना एक बात करने का तरीका होगा, अपने एक आपको आपकी अगर बेइज्जती भी करनी है ना तो आपको एहसास नहीं होगी। ये आप हमारी कर तो नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, आपको अगर उन्हें आपको कोई बात बोलनी है तो वो हंसते हंसते आपको अपनी बात बोल देंगे। आप अभी कुछ एक दिन की बात है, एक दोस्त ने सुनाया था कि वो दुकान पे गया दूध लेने के लिए। तो दुकानदार मौजियल तरीके में पूछा, केखेर दूध दे दें? तो बोला कि केखेर दूध दे दें मतलब काय का दूध है तुम्हारे पास? बोला ऊँट का चाहिए, भैंसिया का चाहिए, बकरी का चाहिए। बोला आपके पास कौन सा है? बोला हमारे पास तो नमस्ते अमूल है। तो ये है केवल नमस्ते और अमूल का वैरायटी 50 गिना रहा है। मतलब मौजियल तरीका रहता है थोड़ा सा। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे सरकाज़मनेस रहता है हर बात में कानपुर की, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि मतलब जो 2 टक्कर के कानपुर वाले फंस गए हों? क्योंकि आप भी कानपुरिया हैं पक्के, मुझे लग रहा है। नहीं तो यार देखो, बाहर जब भी जाते हैं ना और जैसे ही पता चला ऑफिस में कि ये कानपुर से, तो 2 अच्छे मित्र बन जाएंगे। आप कहीं भी चले जाइए, क्षेत्रवाद आप नहीं छोड़ सकते। आप अगर ऑफिस में हैं और आपको पता चला ये कानपुर से हो तो तुरंत पूछने कहाँ से हो? वो कहेगा यहाँ से काकादेव से। काकादेव में कहाँ से? वो बताएगा गोपाला। अबे गोपालम कहाँ से? अंदर आखिरी तक वो उसके घर के बाहर बोले भाई बगल वाले में तो हमारा मित्र रहता है। तो वहाँ पे जो हर एक लोगों को नहीं क्यूरोसिटी होती क्या है कहाँ से हो, और
एक हर समय रहता है कि भाई यूपी 78 की गाड़ी भी दिख जाएगी ना चलती हुई, तुमने हॉर्न दी, 2 नहीं हटाया, तो उसने देखा नंबर यूपी 78, बोले अरे यार अपने यहाँ का ये ऐसे कैसे हट जाएगा सामने से 2 भी। तो वो एक अपनापन होता है मतलब। नहीं तो इसको देख के नहीं कह सकते, जैसे आप बता रहे तो कानपुर को लेके आप थोड़ा ज़्यादा पॉजेसिव रहते हैं। पोजीशन नहीं रहते, हम तो गर्व से कहते हैं हम कानपुरिया हैं, और इस चीज़ को मानने में अपनी जन्मभूमि से, अपने जन्म स्थान से हर कोई प्रेम करता है, हम भी करते हैं, और इस बात में कोई वो नहीं है। हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने कानपुरिया लगाए हुए लड़के मिल जाएंगे इंस्टाग्राम हैंडल में, उतने कहीं किसी उसके नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट कानपुर के, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जैसे TCS हो गए, ये IT सेक्टर में जितने कानपुर के सारे लड़कों का यही कि होता है कि IT सेक्टर में जाना। आप भी IT सेक्टर में हैं यार ये बेरोजगारी चरम पे है इस वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो आप, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरे साथ के लोग हैं वो भिन्न भिन्न जॉब्स में हैं। जैसे आप मेरे घर से ही देखोगे तो मेरे यहाँ से पेट्रोलियम में है मेरा भाई, ठीक है। नहीं सरकार, हम आपको नहीं कह रहे, नहीं, जैसे मतलब मैं कानपुर की बात कर रहा जनरल। हूँ। हाँ जैसे मेरे दोस्तों में भी आप बात करोगे तो सम ऑफ देम आर इन IT, सम ऑफ देम गवर्नमेंट उन्होंने निकाला तो वो गवर्नमेंट जॉब्स में। ऐसा कुछ नहीं, जहाँ जिसको देखिए, जिसका सामर्थ्य जहाँ पे सिद्ध हो जाता है वो वहीं पे नौकरी करने लगता है, वहीं जीवन यापन करने लगता है। ऐसा नहीं कि आपने पॉडकास्ट शुरू किया तो हम भी पॉडकास्ट शुरू कर दें, नहीं हो पाएगा। हाँ सही और बात है। ये चीज़ तो वैसे भी कही गई है कि हाँ, वो दूसरे की थाली का खाना सबने अच्छा लग रहा है। हाँ तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। भाई मैंने देखा है शायरी करते हैं आप, इनफैक्ट आपकी कई जो है रील वायरल भी गई हैं, तो कानपुर पे भी लिखा होगा आपने कुछ। यार मैं आपको बताऊं कि शायरी नहीं है, बस छोटी मोटी तुकबंदी कर लेते हैं अच्छा। कि हाँ भाई शब्दों को थोड़ा बहुत जोड़ लिया। कुछ एक पंक्तियाँ सुनिएगा कि लोफड़ी क्या है ये कानपुर में समझ में आता है, चिकाई का मतलब लौंडा सोचता रह जाता है, और 2-4 जगहों का नाम लेके कानपुर की पहचान ना बताओ, कानपुर में जो आता है वो यहीं का हो जाता है। हाँ कानपुर में भी कुछ पाए जाते हैं, ज़्यादा तौलने वाले यहाँ गरियाए जाते हैं, और जिनको नहीं आती समझ में सामान्य भाषा वो दूसरी भाषा में यहाँ समझाए जाते हैं। मैं समझाया गया दूसरी भाषा में। नहीं नहीं नहीं। और कुछ लिखा था कानपुर पे कुछ, और कि भारत से नहीं हमारा एशिया से मुकाबला है, Z² से लेके हेल, BNSD, DAV सभी उदाहरणों को हम ही ने संभाला है। हाँ। कट्टे से पहले आग दिखाने का तरीका हम ही ने संवारा है। हाँ। सुबह के नाश्ते में खस्ता खाओ तब पता चलेगा कैसा स्वाद हमारा है। वाह। सुबह के नाश्ते में खस्ता खाओ तब पता चलेगा कैसा स्वाद हमारा है। कानपुर की बोली में एक अलग सी मिठास है। मिठास से याद आया ठग्गू के लड्डू का अलग ही स्वाद है। बुकनू का थाली में ना होना अपवाद है, बिलायती बोलने और बिलायती खाने पे सीधा फुल स्टॉप है। बाप बेटे में यहाँ आज भी 36 का आंकड़ा पाया जाता है। हाँ। माँ को अपना सुबह से शाम तक का सारा रोना सुनाया जाता है। 50 का तेल 50 की दोस्ती पूरा दिन गुजर जाता है। भोलेनाथ की भक्ति में परमठ में पूरा दिन गुजर जाता है। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा, ये जो पक्के कनपुरिया होते हैं ना भाई, उनका मुझे लगता है कि एक्सेंट भी थोड़ा चेंज रहता है। एक्सेंट आपको हर जगह का अलग मिलेगा। नहीं, जैसे एक्सेंट इन द सेंस कि सब लोग अगर जैसे है कोई नंबरिंग कर रहे हैं, 77 को हिंदी में बोलते हैं 77, लेकिन कानपुर में ही मैंने सुना है जो उसको 77 नहीं 77 बोलते हैं। आप भी शायद बोलते हैं, तो ऐसा रहता है क्या कानपुर वालों के साथ? कानपुर का भूकाल कितना कट्टर है, आओ तुम्हें बताएं कैसा यूपी 78 है। भाई हमको धमकी दे के जा रहे हो हमारे स्टूडियो में सर, ऐसा मत करिए भाई, ऐसा मत करिए। नहीं, ऐसा बोलने का अपना अपना सबका एक तरीका है। बाकी ऐसा आप ठप्पा नहीं लगा सकते किसी के ऊपर कि वो ऐसे बोलता है। कोई निकलेगा कहेगा नहीं हम तो 70 बोलते हैं, कोई 70 बोलता है, तो हर एक अपना बोलने का तरीका। हाँ, लेकिन आप ये जाओगे कि कानपुर देहात में जाओगे आपको भाषा का अलग बोलने का तरीका मिलेगा। कानपुर नगर में आपको थोड़ा सा अलग बोलने का तरीका मिलेगा। भाषा का इन्फ्लुएंस हर एक क्षेत्र का अलग अलग रहता है। हाँ, ये तो रहता है, एक्सेंट हर जगह का चेंज है, लेकिन मुझे वो नंबरिंग की वजह से थोड़ा awkward लगा। हाँ, तभी मैंने पूछा। अरे आज के दौर में तो वो 78 को 78 बोलने वाले और 59 को 59 कहाँ जंजी लोग नहीं समझेंगे भैया। हिंदी में इंग्लिश में बताइए क्या बोल रहे हैं भैया। 59। इनफैक्ट ये मेरे साथ हुआ भाई, कल मैं दरअसल नंबर भूल गया एक, तो मैंने पूछा, तो मैंने उनसे बोला कि हिंदी में बताओ, तो उन्हें जो है उन्होंने क्या किया, 63 को मुझे 93 बता दिया। अब मैं करीब 15-20 कॉल लगाई हैं मैंने उसको, फिर उसके बाद कॉल आया, मुझे गरियाया है वो कायदे से कि मैं मीटिंग में था, तुम 15-20 कॉल कर रहे हो, जान ना पहचान ये वो। अब गलती है, क्या करें फिर भैया। यहाँ पे अभी भी बुलौआ लगाया जाता है। बुलौआ, हाँ है ना, वो लेडीज संगीत होने लगा है जो आजकल। लेडीज संगीत होता है कि भाई पहले बुलौआ लगता था, अभी वो पीली वाली पन्नी में बतासे दिए जाते थे सफेद वाले।
तो वो दौर आपने जिसने देखा है कि बर्थडे में लौंडा शक्तिमान की ड्रेस पहने टहल रहा होता था क्योंकि वही सबसे फैंसी ड्रेस होती थी, है ना, ढोलक बज रही होती थी, आखिरी में रुचना खिलाया जाता था, वो दूध में चाय पत्ती मिला के आपको पाटे पे बैठाल के। तो अब केक वेक कटने वाले कहाँ, ये जेंजी की जो है इम्पैक्ट आ रहा है। जेंजी नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हो आधुनिकता की आड़ में कुछ चीज़ों के नाम बदल दिए गए। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भाई ने बुलौआ शब्द बोला, तो बुलौआ ये होता है कि जैसे यूपी में कई जगह पे लोकल एरियाज़ में जब किसी को इनविटेशन दिया जाता है तो गांव के नाऊ के द्वारा जो है लोगों के घर न्योता भिजवाया जाता था, उसको बुलौआ बोलते हैं। आपकी जो है सहजता के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा भाई, कानपुर से हैं आप, एक शायरी आपकी वायरल हुई कि कानपुर से हैं पहचान जाओगे, मैंने देखी है आपकी। तो वो जो शायरी है उसमें आपका थोड़ा ईगो मुझे लग रहा है कि मतलब हाई लेवल पे है, जैसे जो कि अच्छी बात है, कानपुर से हैं आप। लेकिन जब नए लोग कानपुर जाते हैं, आप में तो प्राउड की फीलिंग है कानपुर को लेके, नए लोग जाते हैं तो अगर उनसे पूछे कानपुर के बारे में तो उनके दो सवाल होते हैं कि यार गंदा शहर बहुत है। पहली चीज़ तो ये कि ईगो वर्ड को मैं यहाँ पे सही नहीं मानूंगा। हर एक व्यक्ति का ईगो मतलब प्राउड वाली बात। हाँ, हाँ। हर एक व्यक्ति का अपने घर से, अपनी जन्मस्थली से, अपने जन्म स्थान से एक प्रेम होता है और उसे उस जगह का अभिमान होता है कि भाई हम कानपुर से हैं, हमें इस बात का अभिमान है। बाकी आप जो उस पोइट्री की बात कर रहे हैं, वो जिस समय पे जो पोइट्री हुई थी, तो वो जो व्यक्ति मुझसे पॉडकास्ट में ही पूछ रहा था बार बार कहाँ से हैं कहाँ से हैं, तो वो चीज़ थी। तो उसमें उस पोइट्री का जो आखिरी लाइन है वो यहीं से है कि बात करते करते जान जाओगे कानपुर से है पहचान जाओगे। तो उस पोइट्री का आप पूरी पोइट्री सुनोगे तो आपको पता चलेगा। और दूसरी चीज़ ये रही कि कौन किसके बारे में क्या बोलता है। आप जब तक स्वयं से आप उस जगह पे जाए ना, उस जगह को महसूस ना करें, वहां पे रहें ना, ये जो बतौलेबाजी है ना कि एक ने दूसरे से बोला, दूसरे ने तीसरे ने बोला, सर आप हावी हो रहे हैं हम पे। नहीं, हावी नहीं हो रहे हैं। ए ने बी बोला, बी ने सी बोला, आखिरी में ए को पता चल रहा है जेड, जबकि ए ने सिर्फ बी बोला था, बी को ए को करेक्ट करना चाहिए था कि भाई ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो 360 व्यू लगा के कैमरे का दुनिया देख रही है, क्योंकि सामने सामने जाइए, सीधे सीधे फ्रंट व्यू से देखिए, आपको चीज़ें जो दिख रही हैं समझने की कोशिश करिए। नहीं, मैं भी रहा हूँ कानपुर में, ये गंदगी वाली बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर में भी आता है कि लेदर इंडस्ट्रीज वगैरह जो ओपन हुई है ना, उसकी वजह से कानपुर शहर बहुत गंदा हो गया है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। देखिए सिंपल सी चीज़ है, औद्योगिक नगरी रहा है कानपुर, ठीक है। उन चीज़ों को कुछ, आप कितने साल पहले रहते थे कानपुर में? मैं 2017 में था। 17 में? अभी कितना चल रहा है? 25। 8 साल हो गए यार, क्या बोले, अभी तो महीने महीने भर में चीज़ें बदल रही हैं, 8 साल की बातें करो। मेट्रो नहीं सुना होगा तुमने उस समय? हाँ, उस टाइम तो कोई नाम नहीं था। मेट्रो चल रही है कानपुर में भी, और विकास के चरण में है चीज़ें, 1 2 3, आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे ना। और मेरा मानना है कि पहले मान सकता हूँ मैं, कानपुर के ऊपर नज़र नहीं थी, लेकिन अब जिस प्रकार से वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, आने वाले समय में आपको एक बहुत ही मतलब अच्छे स्तर पे वहाँ पे विकास भी दिख रहा है और चीज़ें डेवलप भी करी जा रही हैं। गुड थिंग्स ऑलवेज टेक सम टाइम, मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, अच्छी चीज़ें कुछ समय लेती हैं, और वो इस समय वो समय चल रहा है, आने वाले समय में और ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी वहाँ पे। और रही बात गंदगी की, तो यार देखो सिंपल सी चीज़ है, आपने 2017-16 की बात कर रहे हो, अभी तो मेरे हिसाब से आप आइए, जो नया इधर पूरा बसा हुआ है, जिस तरीके से भी मेट्रो का निर्माण कार्य जितनी तेज़ी से हुआ है कानपुर में, या आप उसको कोविड का भी वो कह सकते हैं कि उस समय उन लोगों ने उस कार्य को इतना जल्दी से घसीटा, लेकिन हाँ, जितनी तेज़ी से वहाँ पे कार्य हुआ है, मतलब अविस्मरणीय है। अच्छा, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जितनी तेज़ी से वहाँ पे मेट्रो का कार्य हो रहा है, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी लोगों के लिए आने जाने की। नहीं, वही मेरा ये था ना कि जैसे आपने लिखा कानपुर पे प्राउडली लिखा, तो उसके बारे में लिखना चाहिए था कि गंदगी है, तो मतलब इसको थोड़ा, यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये जगह का नाम नहीं ले रहा मैं, साफ है लखनऊ में बैठे हैं हम, बता देते हैं। साफ है, जहाँ से हम आए, जिस गली में हम आए यही सरकार जैसे आपने डेवलपमेंट वाली बात बोली, अरे वो दिक्कत क्या है, चश्मा उस प्रकार का लगाना चाहिए कि दोनों चश्मों से समान दिखे। कुछ लोग एक चश्मा पे हाथ रख लेते हैं, फिर दूसरे पे हाथ रख लेते हैं, और दोनों से अलग अलग देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं, आप समानांतर रूप में देखिए। आप यूपी में है ना, आप हर एक जगह पे देखिए। आप स्पेसिफिक कानपुर को क्यों उठा रहे हैं? नहीं, वो जैसे मैंने बोला ना, आपने डेवलपमेंट वाली बात बोली, अभी डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो क्या डेवलपमेंट के साथ, आप मुझे बताए, करेक्ट करिएगा कि अगर मैं कहीं पे गलत हूँ,
तो डेवलपमेंट के साथ क्या कानपुर के लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा? क्योंकि मैंने देखा ना कि कानपुर के लोग वो जो है हर्ष गुजराल साहब की एक लाइन है कि गंगा का पानी जो है वो जो है पीले कलर का था, लगभग लाल कलर का था अरे पीक की वजह से। कानपुर के लोग जो जहाँ पे साफ होता है वहीं पे पीक मारें कि हमारा थूक भी गंदगी में ना जाए। ये सब पुरानी भ्रांतियां हैं, अच्छा। थोड़ा सा इसको सही करिए। बाकी हंसाने के लिए, ठिठोलेबाजी के लिए जो बातें बोली जा रही हैं उनको हंसने में तक ही उपयोग रखिए। आज के दौर में सभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभी को अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक है। कोई भी अपने दांत काले नहीं करना चाह रहा है ना। कोई भी ऐसे थूकने, कोई घर में बैठ के, कोई बाहर चल के, स्वच्छ भारत के लिए हम सभी लोग जागरूक हैं। और लेकिन पान मसाला फेमस है कानपुर में भाई, ये मानना पड़ेगा आप। कहाँ का नहीं है? बनारस जाते हैं वहाँ का पान मसाला फेमस इन द सेंस कि जो है पान तो वहीं का फेमस, बनारसी पान कहा जाता है। कानपुर के लोग कुछ ज़्यादा सेवन करते हैं, जैसे उनकी बउआ आप सुनेंगे तो उनका भी एक्सेंट वही है कि हाँ हेलो बउआ बोल रहा है, इस टाइप में। तो कानपुर में थोड़ा पान मसाला ज़्यादा रहता है, जहाँ तक मुझे मेरे को लगता है भाई कि कुछ चीज़ें जो है वो हंसी मजाक चुटकुलेबाजी तक ठीक लगती है हमको। अच्छा। लेकिन जो उनको उसको वास्तविकता मानने लगे, काल्पनिक दुनिया से वास्तविक दुनिया का जो पूरा सफ़र है वो काल्पनिक वाला काल्पनिक में रखिए, वास्तविकता वाला वास्तविकता में रखिए। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जो भी इंसान अपने लिए जागरूक नहीं है वो इंसान वो सेवन कर रहा होगा, चाहे वो कानपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, कहीं पे भी हो गए आप उस चीज़ का सेवन कर रहे होगे। अगर आपको उस चीज़ की आदत है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि भंडारा लग रहा है मसाले का कि आ जाओ भैया फ्री मसाला मिल रहा है, पैसा ही दे के खरीद रहे हैं ना। अच्छा भाई, एक बात बताइए, मुझे पर्सनल क्यूरोसिटी के लिए जानना है कि बाहर आप जब आए थे, अभी एंट्री किए थे, तो चेकिंग वगैरह आपकी हो गई थी ना? कट्टा अट्टा तो नहीं लाए हैं? क्योंकि हमको अब लग रहा है ऑफेंड हो जा रहा है कहीं हमको ही फेल ले। यार देखो, ऑफेंड होने का क्या, अब इसको आप ऑफेंड मानना, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो तो फिर आप उस चीज़ को मान रहे हो। हाँ सही। और अगर आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो सामने वाले को क्या, एक्चुअली क्या है, हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि जो हमारा प्रश्न है वैसा ही उसका उत्तर हो। हाँ। ऐसा संभव नहीं है। डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, बातचीत करने बैठे हैं तो एक पक्ष आप देखिए, दूसरा पक्ष हम दिखा रहे हैं। नहीं, कानपुर का फेमस है ना, जैसे पान मसाला हो गया, फिर कट्टा भी बहुत ज़्यादा फेमस है कानपुर में। कट्टा तो आप मानेंगे। पूर्वांचल गए? पूर्वांचल, वो कानपुर से पूर्वांचल ही लगता है, मिर्ज़ापुर साइड सब कुछ है ना। सब कहानियाँ हो गई, वेब सीरीज के काम आती तो हैं। नहीं मैंने देखा है, मिर्ज़ापुर देखा है भाई मैंने, तभी मैं बोल रहा हूँ कि सर कट्टा अट्टा तो नहीं लाए आप। उधर लगता है यार, कानपुर में कहाँ है? नहीं, लेकिन कानपुर में कट्टा फेमस है भाई। आप ही की मैंने देखा है रील में, कट्टे को लेकर आप रील बनाया है। कौन सी रील है? मतलब कट्टा लिए हुए नहीं है, कट्टे के ऊपर आपने शायरी में लाइन बोली है। कुछ कोट है, बताइए। अब ऐसे तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, बताइए। मतलब इतने बड़े शायर साहब बैठे हैं कि जो अपनी शायरी बोल जा रहे हैं। अच्छा भाई, 5 चीज़ें हमें कानपुर की ऐसी बताइए जिन पे मतलब जो सिर्फ कानपुर के पास ही हैं, मतलब कानपुर का कॉपीराइट है उन पे, कुछ इंटरेस्टिंग सी। देखिए, आप बिठूर आइए, आप लौकुश आश्रम जाइए। अच्छा। सीता मैया जहाँ समाई थी वहाँ जाइए। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, नाना पेशवा का जो पार्क है वहाँ जाइए। यहाँ तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई और पेशवा जी। इसके बाद आप ब्रह्मावर्त मतलब घाट पे जाइए, जो धरती का केंद्र कहा जाता है। आप इन सब जगहों पे जाइए। इसके बाद आप इधर परमठ मंदिर आइए, है ना। आप उस तरीके से देखिए ना कि मतलब एक्चुअली क्या है कि हम लोग उस तरीके से पर्यटन स्थल के रूप में, या कह लीजिए कि रख रखाव नहीं हुआ उस तरीके से, तो कुछ चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाई। क्योंकि हमारे टाइम पे बिठूर में मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने उस दौर की बनी हुई देखी हैं। फिर उसके बाद उनका नव निर्माण किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए तो आपको, आपने खीरेश्वर मंदिर का नाम सुना होगा, वहाँ जाइए। जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अभी भी सुबह पट खुलते हैं तो फूल चढ़े हुए मिलते हैं भगवान। अच्छा। शिव के, हाँ, अश्वत्थामा चढ़ा के जाते हैं। तो एक वो कोई पनकी मंदिर है शायद, पनकी मंदिर जाइए, वहाँ पे आपको भगवान के तीनों स्वरूपों के, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, सब तीनों स्वरूपों के आपको वहाँ पे दर्शन होंगे। हाँ, इनफैक्ट पनकी में गया हूँ, पनकी में गया। जैसे अभी भाई पिछला मंथ फरवरी था, थोड़ा जिंजी की तरफ चलते हैं। अध्यात्म वाली बातें तो हो गई, भगवान जी वाली बातें हो गई, थोड़ा जिंजी की तरफ चलते हैं। अभी पिछला मंथ फरवरी था, तो मैंने आपको देखा है, जैसे जो भी मैं आपका वो
कर रहा हूँ इवैल्यूएशन, आपकी रील्स के आधार पे ही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा हम पर्सनली नहीं जानते एक दूसरे को। तो आपका इवैल्यूएशन जो भी है मैं रील्स के आधार पे ही कर रहा हूँ, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के आधार पे ही। तो आप जो है वैलेंटाइंस को लेके थोड़ा मतलब वैसा रवैया रहता है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं आप वैलेंटाइंस को। तो ऐसा क्यों है? ये सिर्फ रीलबाजी के लिए है कि ऐसी कोई घटना हुई है आपके साथ कि हमारे साथ हुई तो अब गलत है ये? विद्या मंदिर से ना हम। अच्छा, ये मैं भूल गया था। लड़कों के स्कूल में थे। हाँ। लेकिन फिर भी भाई एक कंपेनियन की जरूरत तो पड़ती है, उसके बाद निकले होंगे। नहीं, मेरा मानना है कि यार ये क्या 7 दिन का कोई स्पेसिफिक थोड़ा ही होता है साल में। अब कोई एक फ्रेंडशिप डे आता है तभी फ्रेंडशिप बनाते हैं क्या आप? हर चीज़ वैसी होती है कि हाँ 365 दिन की होती है, प्रेम है 365 दिन। ऐसा थोड़ी जिस दिन मदर्स डे आया उस दिन स्टेटस लगाया तभी माँ से प्यार है, सही बात। या जिस दिन फादर्स डे आया उस दिन आपने स्टेटस लगाया तभी पिताजी से प्यार है। तो हमारा तो जो रहता है वो 365 दिन का रहता है। हम इसमें एक्चुअली क्या है, व्यापारिक नहीं है ना हम लोग कि 7 दिन ये करें, 2 दिन ये करें, 3 दिन ये करें। हम तो जो करते हैं वो करते हैं। अगर किसी से आप परमानेंसी में जो है बिलीव करते हैं? अगर आपसे मित्रता है तो हमारी मित्रता है, और अगर आपसे शत्रुता है तो शत्रुता है। अच्छा, बीच का कोई 0 1 या ब्लैक एंड वाइट नहीं है हमारा कि दशमलव में बात कर लेंगे हम। जो भी करेंगे भरपूर करेंगे। 1 है या 0 है। अच्छा, तो नहीं जैसे आपने बताया ना कि पिताजी का स्टेटस लगा दे रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जैसे कानपुर, ये अपना यूपी वाला कानपुर की बेल्ट हो गई और मेरे साइड की बेल्ट हो गई, जो है एरिया है, वो थोड़ा पिताजी के साथ थोड़ी नज़दीकियाँ रहती भी नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा है? मेरी तो हिम्मत कभी नहीं हुई पापा को कि हैप्पी फादर्स डे पापा, क्योंकि वो बाप हैं, उनका जब मन होगा वो जता देंगे कि हाँ हाँ बाप बाप होता है। थोड़ा सा दूरियां रहती हैं क्योंकि हर एक चीज़ आप माँ को बताना ज़्यादा सहूलियत रखते हो। लड़के बाप से थोड़ा दूरियां रहती हैं। नहीं, पिताजी से कितना भी हो आप एक थोड़ा सा गैप तो मेंटेन रहता है, क्योंकि जब वो बात करना चाहेंगे तभी आप बात करते हो, या आप उनके पास जाओगे तो एक उसमें जाओगे कि हाँ यार ये चीज़ बताएंगे, वो कैसे इस चीज़ को लेंगे। लेकिन आप धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं यार, अब सब नहीं बदल नहीं है। जेंजी लोगों का है कि पापा यार, ये हमारा सपना है भाई, पापा को यार आप बोले ये सब। इनफैक्ट हम लोगों का, जैसे जो हम लोग हैं, ज़्यादा एज मेरी तो नहीं है, आपकी भी ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन जो जनरेशन में हम लोग हैं, तो अभी मेन सपना हम लोगों का ये रहता है कि यार एक बार पिताजी को गले लगाना है। ये वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है। जब अब हर एक व्यक्ति है, सबके पास इमोशंस हैं, बस आपको उन इमोशंस के साथ थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं अटैचमेंट लाना है। बाकी कोई व्यक्ति इतना निष्ठुर नहीं है ऐसा। वो पिक्चरों में थोड़ा अलग दिखाया गया कि फरहान कुरैशी ने बोला कि यार पापा मुझे ना फोटोग्राफर बनना है, तो अपन का नहीं तुम बीटेक करोगे। तो एक्चुअली क्या है, तो फिल्मी हो गया मामला थोड़ा सा। हाँ ये चीज़ है, लेकिन ऐसा है क्योंकि ये चीज़ है थोड़ा सा है, मैं इसमें बिल्कुल वो ये डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन थोड़ा हाँ पिताजी के साथ थोड़ा सा रहता है, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी तो वो आगे वाली जनरेशन के लिए हो रही है। जैसे अगर हमारे बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो उनके साथ हम थोड़ा वो एक्चुअली अभी क्या हो गया ना, थोड़ा सा कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग कम्युनिकेशन विद योर चिल्ड्रन, और इफ़ यू आर नॉट मेकिंग कम्युनिकेशन विद योर बच्चों के साथ नहीं कर रहे हो, तो अभी क्या हो गया है, मेरा मानना है कि हर समय बातचीत बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी प्रश्न आ रहा है उसका उत्तर उन्हें मिल जाए तो वो संतुलित हो जाते हैं। चाहे वो उत्तर किसी के भी द्वारा घर में, और घर के लोग ही उनको संतुष्टि वाला उत्तर भी दे सकते हैं। बाहरी वो उत्तर गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। हाँ, सही तो मेरा मानना है कि भाई अगर बातचीत रहती है तो चीज़ें थोड़ी सी आसान रहती हैं बच्चों के लिए। नहीं तो उत्तर मिलता है उन्हें, लेकिन बहुत समय पश्चात मिलता है, वो उतने टाइम उस प्रश्न में घूमते रहते हैं। हाँ नहीं ये तो है। जैसे हमारी वैलेंटाइन डे से बात थोड़ा आगे खिंच गई। मेन क्वेश्चन आपने बताया नहीं, मुझे पता था ये आप पे घुमा देंगे, और आपने घुमाया भी बड़े अच्छे तरीके से घुमाया। कहाँ से कन्वर्सेशन वैलेंटाइंस डे से पिताजी वाले पे रहा आके। मेन क्वेश्चन उसमें ये था कि आप वैलेंटाइंस डे के खिलाफ हैं, तो इसलिए हैं खिलाफ क्या होता है यार? मैं फिर से देखो, तुम फिर कहोगे कि मैं घुमाना कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि कोई दिन स्पेसिफिक थोड़ी होता है। नहीं, उसके आगे मेरा सवाल था जो मेन था, वो शायद आपने सुना नहीं, कि आप खिलाफ हैं इस वजह से कि आपको ये पसंद नहीं है कि आपके साथ ऐसा हुआ है। नहीं, मेरे बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि दिल टूटा है क्या? नहीं, इस तरीके का कोई भी मेरे साथ प्रसंग नहीं हुआ है। ये झूठ बोल रहे हैं भाई, स्मार्टनेस देख रहे हो लो बंदे की, और ऐसा ना हुआ हो यार। अब वही है कि कहानी के सारे किरदार सयाने हो गए। हाँ। कल के लौंडे बताने वाले हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और सब चिल आउट है। अच्छा, मतलब नहीं बताएंगे आप? मैं समझ रहा हूँ नहीं बताएंगे आप। ऐसा कुछ है नहीं तो क्या बताए, मन में गलत बताए तुमको ये यही ह्यूमर है भाई, कानपुर के लोगों का यही ह्यूमर है।
भाई अश्लीलता पे भी आपने रील बनाई है। अश्लीलता इन द सेंस जो आप डिफाइन करते हैं कि उन पे बताया कि नाच करके गंगा बैराज को गंदा कर दिया, ये वो। तो अश्लीलता की परिभाषा अगर आप बताएं तो क्या है अश्लीलता की परिभाषा? पैरामीटर्स क्या होंगे कि ये अश्लील है और ये ठीक है? बहुत सारी कलाएं होती हैं, उसमें नृत्य कला भी एक है। मुझे नृत्य कला से कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है कि किस प्रकार के वस्त्र पहन के आप नाच रहे हो सार्वजनिक स्थान पे। तो मेरा उसमें किसी प्रकार का नहीं है। सभी कलाकार हैं और कलाकारों को कला दिखाने का हक है। ब्लॉगर्स वहाँ जाते हैं, फूड ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगर्स जाते हैं उस जगह को दिखाते हैं, बहुत सारे लोग रील भी बनाते होंगे। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का अर्थ ये था कि अगर आप थोड़े से वस्त्र अपने अच्छे पहन के कोई चीज़ करोगे तो वहाँ पे जो फैमिलीज़ आ रही हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, जो अन्य बुज़ुर्ग लोग आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा सहूलियत रहेगी। उनको आपकी तरफ से आंखें नहीं हटानी पड़ेंगी दूसरी तरफ। दैट्स इट। तो जैसे वो अगर वहाँ कर रहे हैं डांस वगैरह, जैसे कि आप बता रहे हैं आपत्ति रहती है लोगों को, तो वो अगर ना देखें वहाँ पे, जैसे हम दिन में 50 चीज़ें इग्नोर करते हैं, नहीं देख रहे हैं, है कि जिसे नहीं देखना हो नहीं देख रहे हैं। और लेकिन आपने कोई व्यक्ति जो पहली बार गया उसको नहीं पता यहाँ ये होता है। ये थोड़ा अतरंगी व्यू पॉइंट है, क्योंकि आपने बोला भी है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। मेरा मानना ये है भाई कि 24 घंटे में बच्चे करीब 6 या 7 घंटे स्कूल में रहते हैं, उसके बाद फैमिली के साथ रहते हैं, 1 या 2 घंटे मोबाइल चला लेते होंगे। तो 1 या 2 घंटे में बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, 22-23 घंटे में ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ये कैसा व्यू पॉइंट है? आप मतलब कब बिगड़े थे? मुझे तो नहीं लगता कि मैं नहीं, बिगड़ा आप हूँ भाई। पढ़ते रहना, बिल्कुल सही हैं आप, अच्छा है ना। नहीं, मैं देखता हूँ भाई किसी की। देखो यार दोस्त, मेरा कहने का अर्थ क्या है कि जो कच्चे घड़े वाली उम्र होती है ना, कुम्हार उसे जिस प्रकार से आकार देता है, घड़ा उस प्रकार से बन जाता है ना। बच्चों को सही गलत का आकलन इतनी आसानी से नहीं करना आता है। वो जाते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, उनको लगता है कि अरे यही तरीका है क्या। समझ रहे हो? कुछ लोगों को नहीं पता है कि यार, या कुछ समय पश्चात उन्हें पता लग पाता है, या उनके माता पिता इतने जागरूक होते हैं कि उनको समझा देते हैं। तो मेरा मानना है कि बच्चों के लिए नहीं, मैं बुजुर्ग के लिए भी कह रहा हूँ ना। आपके अंदर शर्म नहीं है क्या? आप कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है तो आंखें नहीं हटाते क्या? वही मैं बच्चों के लिए नहीं कह रहा, हर एक इंसान के लिए, जिसको भी ओछा नहीं देखना है। बाकी पढ़ाई कौन कितनी कर रहा है, नौकरी कौन कितनी कर रहा है, या बेरोजगारी कौन कितनी रख रहा है, इससे कोई किसी का वो नहीं है। अल्टीमेटली आप एक सार्वजनिक स्थान पे जाते हो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, कलाकारी हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ एक ऐसा आपको दिख जाए जो कि आपकी आंखें ना तैयार हो देखने के लिए, मुझे उससे प्रॉब्लम है। भाई जैसे हम पहले के राइटर्स को सुनते हैं, पोएट्स को सुनते हैं, तो वो सियासत पे भी तंज कसते थे, उन पे अपनी शायरी लिखते थे। तो आपने भी कुछ लिखा है सियासत के बारे में, आज की राजनीति के बारे में कुछ लिखा है? स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन कुछ एक पंक्तियाँ सुनिएगा, शायद आपको अच्छी लगे। जी, इरशाद। हवाएं चल रही हैं, तूफानी रात होगी, वाह। पूरा नाम पूछ रहा है, कोई सियासी बात होगी, और साफ की रसोई जिसने उसे खाना ना खिलाया, वाह बेटे के सवाल पे बुजुर्ग बोला छोटी जात होगी। वाह वाह। बेटे के सवाल पे बुजुर्ग बोला छोटी जात होगी, और मरते वक्त किसान बोला वहां खड़े सबसे कि वोट जरूर देना, इस बार बरसात होगी। और एक रोज पूछा बेरोजगारी ने किस्मत का पता, मेहनत बोली लगे रहो एक दिन जरूर मुलाकात होगी। वाह, मेहनत बोली लगे रहो एक दिन जरूर मुलाकात। आपने सियासत और इसमें मेहनत रंग लाती है, दोनों जो है इंक्लूड किया। कुछ और हैं शायरी जो आपने लिखी हैं, बेस्ट हूँ आपके हिसाब से, जिसको सुन के मज़ा आ जाए, हमारी ऑडियंस को प्यार पे कुछ हो जाए? ऐसे तो कुछ प्यार पे नहीं, लेकिन चलिए कुछ एक पंक्तियाँ सुनिएगा कि घड़ी के कांटों सा मैं चलता रहा, वाह, जवानी सा घमंड मेरा ढलता रहा, ढलता रहा, कहती थी वो पछताओगे तुम, हर एक कदम पे खुद को छलता रहा। उम्मीदों की खुशबू मुझे कम आती है, ना उम्मीदों का दौर था उसके नाम के साथ महकता रहा। निकलता कहीं था मैं जाता कहीं, मैं खानों में जुगनुओं सा चमकता रहा, घड़ी के कांटों सा मैं चलता रहा। बहुत आभार भाई। ये कैसे मैनेज करते हैं आप, कि आप शायद जॉब भी कर रहे हैं? किस में हैं आप? मैं आईटी में ही हूँ। अच्छा, आईटी सेक्टर में ही हैं। तो जॉब के साथ साथ आप अपने शौक भी ज़िंदा रख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जो है जनाब शौक ज़िंदा रखिए, शायरी की लाइन है, कुछ मैं बोल रहा हूँ, तो लास्ट लाइन ये है कि शौक ज़िंदा रखिए। तो आप जो है जॉब भी कर रहे हैं, पोएट्री भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी जो है, सोशल मीडिया पे भी आप परमानेंट रहते हैं लगभग, थोड़ा बहुत एक्टिव। कैसे मैनेज करते हैं आप इसको? यार मेरे को तो लगता है कि आपको जो चीज़ करनी है वो आप कर लेते हो। लेकिन भाई टाइम स्पैन भी होता है कि जैसे आपको उसमें नींद भी लेनी है, फैमिली के साथ भी होना है, और ये फिर जॉब भी करनी है। तो
यार आपको टाइम निकालना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। अगर आपको कोई चीज़ से प्रेम है, कोई चीज़ आप करना चाहते हो, खेलने वाला शाम को खेलने जाता है ना। तो हम लोग भी उसी प्रकार से जिसको जो चीज़ करनी है, जैसे जनरली क्या होता है कि जॉब में क्या होता है कि आपके साथ बहुत सारी और चीज़ें चल रही होती है, आपको इस चीज़ के लिए फ्री ऑफ माइंड से टाइम निकालना पड़ता है। तो चाहे पढ़ने वाला हो चाहे जॉब वाला हो, अगर उसके किसी चीज़ को करने का वो है, ज़ील है कि हाँ यार मेरे को ऐसा करना है, तो वो चीज़ कर लेता है। इट्स आई नो समवेयर ये थोड़ा सा वैसा साउंड करेगा कि हाँ, बट ऐसा होता है, लोग कर लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं कि हाँ ऑफिस में कुछ टाइम निकाल लिया या घर पे कुछ टाइम निकाल लिया। अच्छा, जैसे हम 2 लोग बैठे हैं भाई, लड़के लड़के दोनों लोग बैठे हैं, तो लड़के की लाइफ क्या सच में टफ रहती है? जैसे नौकरी भी करना है उसको, फैमिली की जिम्मेदारी भी उसको उठानी है। कुछ एक पंक्ति सुनाता हूँ इसी पे, लड़कों पे। बस, अच्छा, आपकी उस पर अच्छी लगे तो बताइएगा अच्छा, कि इरशाद इरशाद। जेब में नोट है तो सब अच्छा लगता है, जी, रिश्तेदारों से भी बनावटी सम्मान मिलता है, वाह, शादी पार्टियों में बातें कम होती हैं, सब पूछते बस इतना है कि आपको कितना मिलता है। वाह वाह। हर बालक दे रहा है अपना बेस्ट यहाँ, स्ट्रगल से पूछो कैसे देता है वो अपना सर्वश्रेष्ठ यहाँ। दूर से बैठकर तो कोई भी ज्ञान दे देगा, साथ रहो तो पता चलेगा नाकामयाबी का टेस्ट यहाँ। वाह, साथ रहो तो पता चलेगा नाकामयाबी का टेस्ट यहाँ। दूसरों की परेशानी से खुश हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाली बैठ के ये कर रहे हैं, जिसकी जितनी सोच उतना वो मुंह खोलता है, अनपढ़ गंवार भी आजकल पीठ पीछे भौंकता है। क्या बात है भाई। वो वही मैं कह रहा हूँ कि लड़के की लाइफ टफ तो रहती है भाई। आप अगर अपने शब्दों में बयां करें, जैसे बताएं कुछ कि आप जॉब कर रहे हैं, फैमिली की में आप सबसे बड़े होंगे भाई, तो क्या कितना प्रेशर रहता है फैमिली का? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना कि लड़का पैदा ही इसलिए होता है कि जिम्मेदारियों का बोझ उसके सर पे है। यार मालूम है, जब आप धरती पे कदम ही रखते हो ना, तो कहीं ना कहीं अपेक्षाओं का बोझ आपके कंधों पर आ जाता है। लड़कों पे कुछ ज़्यादा आ जाता है भाई। वही मैं थोड़ा मतलब प्रेशर दे के बात बोल रहा हूँ कि लड़कों पे कुछ बहुत ज़्यादा रहता है। हर एक जो भी घर में व्यक्ति है, जहाँ पे लड़के नहीं लड़कियाँ भी हैं, सिर्फ लड़कियाँ हैं, वो भी अपनी एक जिम्मेदारी समझती हैं। अगर पुरुष महिलाएं आज के दौर में तो खैर बहुत सारी चीज़ें इक्वलेट हो गई हैं, हाँ, जेंडर इक्वलिटी वाली बात सही है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जितना भी है, जो भी है, वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है, चाहे पढ़ाई के द्वारा हो, जॉब के द्वारा हो, जितनी उसमें क्षमताएं हैं, आकलन सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर रहा है कि यार मैं इसमें कुछ अचीव कर लूँ। तो मेरा तो ये मानना है कि इसमें लिंग भेद मैं नहीं करूँगा, लेकिन नहीं, लिंग भेद मैं नहीं कर रहा, आप हमको गलत में मत डालिए। नहीं, मैं गलत नहीं। मेरा मानना ये है कि जैसे पुरुषों के ऊपर, क्योंकि हम लोग लड़के यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो घर की माता पिता की कि हाँ कुछ अचीव करना है, कुछ प्रूफ करना है, कुछ अपने आप को भी बताना है, कुछ दूसरों को भी बताना है। तो ये जो द्वंद्व होता है ना, ये हर एक इंसान लड़ता जा रहा है युद्ध में। कोई वीरगति को प्राप्त हो जाता है, कोई युद्ध जीत जाता है। ये बात तो नहीं, वही जैसे हम लोगों के इसमें बाउंडेशन एक ये भी है ना कि जैसे हम लड़के हैं तो केवल हम लड़कों के पर्पस से ही सोच सकते हैं। अब लड़की की पीओवी से नहीं सोच सकते ना, तो हो सकता है थोड़े डिस्टॉर्शंस हों हमारे कन्वर्सेशन में। तो वही मैं कह रहा था कि जैसे लड़कों का क्या है, मैंने सुना जैसे हम भी हैं, आप भी हैं, जॉब कर रहे हैं, घर से बाहर हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए पढ़े हैं बाहर कि यार अगर कमाएंगे नहीं तो फैमिली कैसे चलेगी। ब्रेड एंड बटर तो कमाना पड़ेगा ना एट द लास्ट। वही तो, जैसे आपसे हमारी जब बात हुई थी, मैंने आपसे पूछा था कि आप सो रहे हैं क्या, तो आपने बोला कि मित्र कमाने के लिए जो है जागना पड़ता है, कहाँ सो पाएंगे। तो वही है कि ये लड़के की लाइफ में ही क्यों इतना सारा दुख है? यार मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं उसी प्रकार से बार बार दे रहा हूँ कि कोई लैपटॉप के ऊपर बैठ के काम कर रहा है, कोई किचन में बैठ के काम कर रहा है, हर एक अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, जिसको जो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। अच्छा, आप नियति को मानते हैं? मानते हैं, हर बात में नियति को मानते हैं। जैसे अगर कुछ भी हुआ है तो ऊपर से लिख रखा है, कुछ भी हुआ है। मेरा मानना है कि अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा भूतकाल की चिंता नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोच नहीं होनी चाहिए। वर्तमान जो हो उसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ दो, भविष्य में अपने आप आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन अगर आप भाई जैसे थोड़ा इसमें क्लैशेस हो सकते हैं ओपिनियंस में, कि अगर आप सोचेंगे नहीं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, उसके बारे में अवेयर नहीं रहेंगे, तो आप अपना फ्यूचर कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं ये नहीं कहता कि फ्यूचर में बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। अगर आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है तो आप उसकी पढ़ाई वर्तमान में कर रहे होगे ना, तो वर्तमान को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। फ्यूचर में वो एग्ज़ाम निकलेगा, ये वर्तमान आपका वर्तमान आपका डिसाइड करेगा।
वो कहने का मतलब है मेरा अच्छा कि आप अपने वर्तमान में अपना श्रेष्ठ दीजिए, हम्म। भविष्य आपका अपने आप चीज़ें जो होनी है वो होंगी। अच्छा ही होगा अगर आप अभी अच्छा कर रहे हो तो। भाई अभी जैसे कुछ टाइम पहले हमारे राम भगवान का मंदिर बना है अयोध्या में, वहाँ गए आप? यार मतलब जब वो बन रहा था मंदिर, मैं तब भी गया। राष्ट्रीय कवि संगम का एक वहाँ पे मतलब कार्यक्रम हुआ था, तो आदरणीय जगदीश मित्तल साहब थे वहाँ पे। अच्छा। और कुछ कविगण थे हमारे साथ में, तो उनके साथ उस समय भगवान के दर्शन करने का मौका मिला जब वो मंदिर निर्माण की अवस्था में था। और उसके तत्पश्चात 2 बार और, तो मेरे को तो अयोध्या चलिए मैं कुछ एक पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। अच्छा, लिखा भी है हाँ। आपने? अरे वाह, इरशाद। कि अब ना कौशल्या जैसी माई है, ना लक्ष्मण जैसा भाई है, वाह। दशरथ जैसे पिता कहाँ, ना रघुबीर सी रघुराई है। त्याग तपस्या धर्म की बातें बस ग्रंथों में रह जाती हैं, स्वार्थ की आंधी में अब तो मर्यादाएं मिट जाती हैं। दीनहीन सी प्रजा रही ना राजा के राज सिंहासन, सब करते अपनी मनमानी, टूट गए हर एक अनुशासन। जहां वचन की कीमत थी अब शब्दों का कोई मोल नहीं, नीति रीति की बातें छोड़ो सत्संग भी अब अनमोल नहीं। ना गुप्तचर ना मंत्री जैसा, ना सेना में कोई वीर रहा, हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा, धर्म के मन अधीर रहा। भरत सा भाई कहाँ मिलेगा जो तख्त पे ना बैठेगा, राम वचन की लाज निभाकर सिंहासन को पूजेगा। राम के जैसे आदर्श कहा वो त्याग भला अब कौन करे, जो कहे सभी के हित में उस पथ पर भला अब सब मौन चले। संग स्वार्थ की बातें हैं सब, हित का कोई अब सोचता नहीं, राम नाम को रटने वाले राम नीति पर अब कोई बोलता नहीं। रघुवंशी तो रघुवंशी थे, उन जैसा कोई कहाँ मिलेगा, रावण की हर चाल चले सब सत्य मार्ग से कौन जुड़ेगा। कलयुग की इस दौड़ में देखो बस छल कपट प्रपंच का खेल चला, ना नल नील से सच्चे साथी, ना सच्चाई का मेल भला। राम राज की बात करें सब, राम पर कोई अब बताता नहीं, मन में भरा है अंधकार कोई दीप यहां जलाता नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा बस किस्सों तक सीमित रही, धर्म धरा पर अधर्म पनपता अब सत्य की राह कठिन नहीं। राम नाम की बात कैसे करनी है ये कोई नहीं बताएगा, जो राम को जानता है मानता है वो राम के पथ पर चलता जाएगा। वाह, क्या बात है भाई। बहुत बहुत आभार भाई मतलब क्या लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं आप। बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत आभार भाई, आप आए विराट भाई, और इतनी अच्छी पंक्ति आपने सुनाई हमें राम भगवान के बारे में, हमारे आराध्य के बारे में। तो दोस्तों ये थे हमारे विराट भाई, एकदम भाई तरीके हैं। अगर आप ज़्यादा प्यार देंगे हमारी वीडियो को तो विराट भाई के साथ हम दूसरा पॉडकास्ट भी शूट करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।